सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। मित्रों, भारत की शान मैं नहीं हूं, भारत की शान तो आप लोग हैं। पहले मैं जीटो के शीर्ष अध्यक्ष श्रीमान पृथ्वीराज जी कोठारी, शीर्ष अध्यक्ष श्री विजय भंडारी जी और भारत सरकार के बहुत ही डायनामिक मिनिस्टर श्री जी किशन जी रेड्डी और तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट के फर्स्ट टाइम जिनको मैंने बोलते हुए सुना है ऐसे डायनामिक लीडर श्री श्रीधर बाबू जी, आईटी मिनिस्टर तेलंगाना, और हम सबके आदर के योग्य भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है और भारत का मस्तक ऊंचा किया है, ऐसे श्रद्धेय योग गुरु बाबा रामदेव जी, श्री हिमांशु शाह जी, श्री कमलेश जी सुजेतिया, श्री नरेंद्र जी श्रीमल, श्री ललित दांगी, श्री गौतम शहलोत जी, श्री मोतीलाल जी ओसवाल और श्री अजय जी संचेती, पूर्व राज्यसभा सदस्य। देवी व सज्जनों, जय जैनेन्द्र। आज इस गरिमामय अवसर पर जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के इस भव्य सम्मेलन में आप सबके बीच मौजूद होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। आप सबके बीच आकर मुझे आपके विचारों की उज्जवल आभा महसूस हो रही है। मैं ये देख पा रहा हूं समाज के प्रति आपकी कितनी प्रतिबद्धता है, इस भारत के प्रति, भारतीय समाज के प्रति किस हद तक का आपका कमिटमेंट है। यह देखकर मेरे मन में यह विश्वास और पक्का हो रहा है कि जब तक आप सभी जैसे लोग इस राष्ट्र में, इस देश की हैं, तब तक इस देश की प्रगति को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। साथियों, मैं इस मंच से जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्र और समाज के उत्थान में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए मैं हृदय से सराहना करता हूं। मैं देख रहा था कि आपने इस संस्था की स्थापना 2007 में की, तब से लेकर आज तक इतने कम समय में इस ऑर्गेनाइजेशन ने जिस प्रकार अपने कार्यों और दृष्टिकोण से समाज में एक अपनी सशक्त पहचान बनाई है, वह वास्तव में प्रशंसनीय है। आज जीटो न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक प्रभावशाली और संगठित शक्ति के रूप में खड़ा हुआ है। आपके तो नाम का साज फार्मी है जीतो, जहां रहो वहां जीतो, जहां रहो वहां पर विजय हासिल करो, विक्ट्री हासिल करो। इसी नाम के अनुरूप आपने अपने कार्यों से देश के जन जन का विश्वास और जन जन का आपने हृदय भी जीता है। मुझे आपकी संस्था का मोटो यह भी बहुत आकर्षक लगता है, लर्न, अर्न एंड रिटर्न, यानी सीखो, कमाओ और पुनः समाज को वापस करो। यह तीन शब्द मैं मानता हूं कि अपने आप में एक जीवन दर्शन है, एक लाइफ फिलॉसफी है। इसी दर्शन के तहत जीटो ने एजुकेशन, हेल्थ, इंटरप्रेन्योरशिप, वीमेन और यूथ एम्पावरमेंट और साथ ही साथ इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और माइनॉरिटीज के वेलफेयर जैसे अनेक क्षेत्रों में आपने बहुत ही रिमार्केबल काम किए हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं, लंबे समय से जैन समाज से मेरा बहुत ही नजदीकी रिश्ता रहा है और लगभग 20-25 वर्षों से लगातार मैं जैन समाज के कार्यक्रमों में जा रहा हूं। साथियों, मुझे लगता है कि यह केवल
किसी संगठन की अचीवमेंट नहीं है, बल्कि यह जैन समाज की जो फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी का यह प्रमाण है जो भारत की संस्कृति में, भारत के कल्चर में यह रचा बसा हुआ है। साथियों, जैन समाज का जो इतिहास है वह अपने आप में भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा का एक अमूल्य अध्याय है। आज हमें जैन समाज पूरी दुनिया में हार्ड वर्किंग, प्रॉस्परस समाज के रूप में दिखाई देता है, लेकिन आपकी मेहनत और लगन के अलावा आप सबकी पहचान, आपकी त्याग, आपकी तपस्या और आपका नॉन वायलेंट नेचर, अहिंसक स्वभाव भी यह रहा है। इसके कारण भी आपकी पहचान रही है। और मुझे लगता है कि सारी चीजें किसी भी सभ्य समाज की, सिविलाइज सोसाइटी की एक आइडेंटिटी है, सिविलाइज सोसाइटी की यह पहचान है। साथियों, भारत की कल्चर, भारत की संस्कृति यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता का यह एक अद्भुत उदाहरण रही है। यहां अनेक मत, पंथ, परंपराएं और जीवन दर्शन भी पनपे, परंतु सबका मूल में यही भाव रहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी लोग सुखी हों और सभी लोग निरोग हों। यानी हर पंथ ने सभी के सुखी होने की, सभी के निरोगी होने की और सभी के कल्याण की कामना की है। इस विविधता में जैन धर्म ने भी अपने सिद्धांतों और आदर्शों के माध्यम से न केवल भारतीय समाज बल्कि पूरी मानव सभ्यता, पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को एक अद्वितीय संदेश देने में कामयाबी हासिल की है। और उनमें विशेष रूप से यह श्रेय यदि किसी को जाता है तो जैन समाज को जाता है। साथियों, जैन धर्म के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र हमें यह बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति और आंतरिक शुद्धि प्राप्त करना ही किसी मनुष्य के जीवन की, मैं मानता हूं, सबसे बड़ी उपलब्धि है और सबसे सच्ची उपलब्धि है। यही कारण है कि इसके सिद्धांत समय और स्थान की सीमाओं से परे हैं, चाहे यहां रहिए, चाहे दुनिया के किसी देश में रहिए। साथियों, जैन धर्म हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का मूल्य उसके बाहरी रूप में नहीं है, बल्कि उसकी आंतरिक शुद्धि में है। इसलिए अहिंसा, सत्य और संयम जैसे मूल्यों को जैन दर्शन ने केवल उपदेश नहीं माना है, बल्कि उन्हें जीवन में उतारने में भी कामयाबी हासिल की है। यदि कोई इन मूल्यों को गहराई से अध्ययन करे तो उसे एहसास होगा कि यह केवल धार्मिक उपदेश भर नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक और प्रैक्टिकल लाइफ स्टाइल भी है। जैसे जब हम अहिंसा की बात करते हैं तो आमतौर पर हमारे मन में सबसे पहले यह विचार आता है, अहिंसा, नॉन वायलेंस का अर्थ है किसी को न मारना, किसी को शारीरिक पीड़ा न पहुंचाना। इसे ही अहिंसा कहते हैं, इसे ही नॉन वायलेंस कहते हैं। निश्चित रूप से नॉन वायलेंस का यह भी एक पहलू है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन जैन दर्शन हमको बताता है कि अहिंसा का स्वरूप इससे कहीं व्यापक है और इससे कहीं ज्यादा गहरा भी है। साथियों, जैन दर्शन के अनुसार विचारों में भी एक प्रकार की हिंसा है, वाणी में कटुता भी एक प्रकार की हिंसा है और कर्मों में की क्रूरता तो हिंसा है ही। इसका मतलब है कि हिंसा केवल हमारे बाहरी व्यवहार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे मन, वचन, कर्म तीनों के पवित्र होने का नाम ही है अहिंसा। जब मैं वचन से या वाणी से भी अहिंसक होने की बात कर रहा हूं तो मुझे आप सबके क्षमावाणी पर्व का ध्यान स्वाभाविक रूप से आता है। हम सब जानते हैं कि जीवन में जाने अनजाने सभी से गलतियां हो जाती हैं, फिर हमें बाद में एहसास होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये जो गलतियां हैं हमारे भीतर एक बोझ की तरह जमा होती रहती हैं। यदि हमें समय से रहते दूर न किया तो हमारे मन को बिल्कुल अशांत बना देती हैं, हमारे मन को पूरी तरह से बेचैन कर देती हैं। यह कितनी बड़ी बात है कि इन गलतियों को सुधारने के लिए आप लोगों के पास एक पर्व
एक विशेष त्योहार है। क्षमाबाड़ी पर्व जो आप मनाते हैं वो हमें अवसर देती है कि हम अपने अहंकार की दीवारों को तोड़कर विनम्रता के साथ क्षमा मांगें और दूसरों को क्षमा करें। अक्सर लोग मानते हैं कि क्षमा मांगना या दूसरों को क्षमा करना यह कमजोरी का संकेत है, लेकिन मित्रों ऐसा नहीं है। जैन धर्म हमको सिखाता है कि क्षमा याचना वास्तव में आत्मबल का सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि क्षमा मांगने के लिए हमें अपने अहंकार को त्यागना पड़ता है और दूसरों को क्षमा करने के लिए हमें अपने हृदय को विशाल बनाना पड़ता है। जब हम सच्चे मन से क्षमा मांगते हैं और दूसरों को क्षमा करते हैं तो हमारे भीतर भी एक अद्भुत शांति और संतोष का अनुभव होता है। साथियों, आज जब पूरी दुनिया पर्यावरण संरक्षण की बात कर रही है, जब पूरी दुनिया में कंज्यूमरिज्म यानी उपभोक्तावाद बढ़ता चला जा रहा है, तो ऐसे समय में जैन समाज द्वारा हजारों वर्षों से अपनाई गई अपरिग्रह की भावना भी हमको एक दिशा देती है, एक राह बतलाती है। अपरिग्रह का मतलब केवल त्याग करना नहीं है। यह कोई ऐसा विचार नहीं है जो कि आपको यह कहता हो कि आपके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। अपरिग्रह का गहरा संदेश यह है कि आपके पास जितनी भी वस्तुएं हैं उनका उपयोग आप संयमित ढंग से करें और उनसे आसक्ति न रखें। साथ ही अपरिग्रह हमें यह भी सिखाता है कि नीड और ग्रीड दोनों में अंतर समझना भी हमको बहुत ही आवश्यक है। साथियों, यह सोच स्पिरिचुअल होने के साथ साथ मैं मानता हूं कि अपने आप में प्रैक्टिकल भी है। आज कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद का सबसे बड़ा संकट यही है कि हमें अनलिमिटेड ग्रीड, असीमित लालच की तरफ यह धकेल रहा है। आपके हाथ में मोबाइल है, कहीं पर सेल चल रही है और आपने वो सारी चीज भी खरीद ली जिसकी कि आपको जरूरत नहीं थी। यहां सिर्फ कुछ खरीदने की बात नहीं है, बल्कि आप खुद अपने आसपास देखिए कि आज लोगों के पास वे सारी चीजें भी हैं जिनकी इन्हें जरूरत नहीं है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जैन समाज की अपरिग्रह की शिक्षा हमें एक ऐसा बैलेंस लाइफ जीने का मार्ग दिखाती है जहां हम मॉडर्निटी यानी आधुनिकता को अपनाते हुए नेचर के साथ सामंजस्य बनाकर रख सकते हैं। यह जैन धर्म ही करता है। और साथियों, इस प्रकार की सोच भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। कम प्राप्त करके भी खुश रहना हमारी संस्कृति में गहराई से यह निहित है। हमारी परंपरा हमेशा यह सिखाती रही है कि हम केवल भोग के लिए न जिएं, बल्कि योग और त्याग के मार्ग पर चलें। यही हमारी भारतीय संस्कृति हमको संदेश देती है। आज जब असीमित भोग और उपभोग से प्राकृतिक साधन, नेचुरल रिसोर्सेज की क्राइसिस पैदा हो रही है, तब जैन विचार ही एकमेव ऐसा विचार है जो हमें संयम का मार्ग दिखाता है। साथियों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात का मैं जिक्र आपसे करना चाहूंगा। इस बात का सिर्फ जिक्र नहीं, बल्कि मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। जिस तरह से आप सब हर चुनौती में आगे आकर मदद करते हैं और जिस तरह से आप दूसरों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द मानकर जिस तरीके से आप काम करते हैं, वह अपने में इनक्रेडिबल है, अद्भुत है, मैं कहना चाहूंगा। मुझे गर्व है कि जैन समाज और जीतों ने समय समय पर यह साबित किया है कि जब भी राष्ट्र संकट में होगा, वो उस संकट से निपटने में सबसे आगे खड़े रहेंगे। यह जैन समाज ने करके इसको दिखाया है। साथियों, जैन दर्शन में जो सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता का पाठ है, वह केवल विचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह जैन समाज के कर्म में भी हमको देखने को मिलता है। आपके पूर्वजों ने छोटे छोटे कस्बों से लेकर इंटरनेशनल मार्केट तक अपनी मेहनत और विश्वास से अपनी एक पहचान बनाई है। उस पहचान को, उस लिगेसी को
जिस तरह से आप आगे बढ़ा रहे हैं, मैं वह मानता हूं वह अपने में इनक्रेडिबल है, वह अपने में अद्भुत है। देवियों और सज्जनों, माउंट आबू और श्रवण बेलगोला मैं गया हूं इन स्थानों पर। जैसे स्थानों पर स्थित भव्य जैन मंदिर जैन समाज की धर्म और अर्थ को साथ लेकर चलने की मान्यता को दिखाते हैं, उसके वह प्रमाण हैं। ये पवित्र स्थल जैन समाज की प्रॉस्पेरिटी और उनकी वास्तुकला योगदान को भी हाईलाइट करते हैं। जैन समाज का भारत की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारत की कुल आबादी में जैन समुदाय का पार्टिसिपेशन, जैन समुदाय की हिस्सेदारी केवल 0.5% है। फिर भी टोटल टैक्स कलेक्शन में अप्रॉक्सिमेटली 24% यदि कंट्रीब्यूशन किसी का है तो आपका है। मेरे साथियों, हर क्षेत्र में आप सबने करिश्मा किया है, हर क्षेत्र में आपने करिश्मा किया है। हर क्षेत्र में जैन समुदाय ने अपनी मेहनत के आधार पर, अपनी ईमानदारी के आधार पर और अपनी दूरदर्शिता से अपना योगदान किया है। चाहे फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वह विश्व की सबसे बड़ी एक टेक्सटाइल मिल बनाना हो या फेविकॉल जैसा एक ग्लोबल ब्रांड बनाना हो, चाहे एविएशन सेक्टर हो या एजुकेशन सेक्टर हो, जैन्स आर लीडिंग द वे। और यह सब संभव हुआ है क्योंकि जैन समुदाय के लोग निष्ठावान होते हैं, अनुशासित होते हैं और वैल्यू बेस्ड लाइफ को जीना ही उनके जीवन का कमिटमेंट होता है, यही उनकी चाहत है। मूल्य आधारित जीवन जीते हैं। जैन धर्म से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, फिजिक्स का टीचर भी रहा हूं। जैन धर्म से आने वाले डॉक्टर DS कोठारी के बारे में मैंने बहुत पहले पढ़ा था 9th क्लास में। डॉक्टर DS कोठारी भारत के रक्षा मंत्री के पहले साइंटिफिक एडवाइजर थे। डॉक्टर DS कोठारी ने बेसिक साइंस लैबोरेटरी की स्थापना की थी, जिसने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के गठन को एक बेस दिया था, उसको एक आधार प्रदान किया था। और DRDO के कई यहां पर सेंटर्स हैदराबाद में भी यहां पर काम कर रहे हैं। और बाद में सलाहकार पद से, एडवाइजर पद से रिटायर होने के बाद कोठारी जी ने 1952 में फिर से दिल्ली विश्वविद्यालय में वो पढ़ाने आ गए थे। और जब डिफेंस मिनिस्ट्री ने उनसे इस पद पर बने रहने का, पूरी जिंदगी तक बने रहने का आग्रह किया था, तब वे अगले लगभग 10 साल तक ऑनरेरी साइंटिफिक एडवाइजर के रूप में काम करते रहे और केवल प्रतिमाह ₹1 वह वेतन लेते थे। यह सैक्रिफाइस, यह अपने कंट्री के प्रति कमिटमेंट यह जैन समाज में देखने को मिलता है। इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जनक, इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जो फादर माने जाते हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई भी जैन समाज से ही आते हैं। मेरे मित्रों, प्रसिद्ध विद्वान और भारतविद, शिक्षा शास्त्री, एजुकेशनिस्ट, राइटर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर जगदीश चंद्र जैन भी जैन समाज से ही आते थे। और माने जाने हिस्टोरियन डॉक्टर मीनाक्षी जैन ने ये भी भारतीय सभ्यता की महानता को उजागर करने के लिए रिमार्केबल काम किया है। और मैं चाहूंगा कि इनके जो भी लाइफ हिस्ट्री है उठाकर आपको पढ़नी चाहिए। उनका हाल ही में, यह भी बताना चाहता हूं, उनका हाल ही में राज्यसभा के लिए उनको नॉमिनेट किया गया है। यह हम सबके लिए गौरव का विषय है। इन सभी महानुभावों का काम इस बात का प्रमाण है मेरे मित्रों कि जैन धर्म नैतिकता, मॉरलिटी और आधुनिकता यानी मॉडर्निटी, इन दोनों का संगम है। आधुनिकता और नैतिकता का संगम यदि कहीं देखने को मिल सकता है तो जैन धर्म में ही देखने को मिल सकता है। और यह भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को मजबूत करते हुए आर्थिक प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। मेरे साथियों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने भारत की जैन परंपरा और धरोहर को
संरक्षित करने का काम किया है। बीते कुछ वर्षों में 20 से ज्यादा तीर्थंकरों की मूर्तियां जो कभी न कभी चोरी की गई थी, विदेश से भारत वापस लाई गई है। पिछले वर्ष हमने जो क्लासिकल लैंग्वेज, प्राकृतिक भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस प्रदान किया है। भगवान महावीर ने अपनी शिक्षाओं के प्रचार के लिए प्राकृत भाषा को ही अपनाया था। प्राकृत भाषा में ही उन्होंने अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया था। प्राकृत का महत्व जैन अनुष्ठानों और धार्मिक प्रथाओं में आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देवी और सज्जनों, आज भारत अपनी डाइवर्सिटी, अपनी विविधता पर गर्व करते हुए विश्व के एक प्रमुख महाशक्ति बन गया है। सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सभी में हमने बहुत ही अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। मेजर अचीवमेंट्स हम लोगों ने हासिल किए हैं। हमारे नागरिकों का जीवन पहले के कंपैरिजन में बेहतर हुआ है और आज उन्हें नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। सुशासन और सुदृढ़ नेतृत्व के कारण आज हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ चले हैं। आज भारत में ट्रेडर्स और व्यापारियों को भी एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है। पहले छोटे दुकानदार, व्यापारी और कारोबारी बड़े प्लेयर्स की साइडों में काम करने के लिए मजबूर थे, लेकिन अब मोदी गवर्नमेंट ने ऐसी नीतियां और ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं जिन्होंने व्यापार करने को काफी इजी बना दिया है, डेमोक्रेटिक बना दिया है। एमएसएमई पहले सरकारी सप्लाई चेन से बाहर थी, लेकिन आज छोटे से छोटा दुकानदार भी सीधे सरकार को अपना सामान बेच सकता है। जेम पोर्टल पर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहां से अब तक 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परचेज हो चुकी है। 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परचेज हो चुकी है, जिसमें से 7 लाख करोड़ का सामान सिर्फ एमएसएमई से खरीदा गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमारी गवर्नमेंट ने करिश्माई काम किया है। मेरे मित्रों, 40,000 से अधिक कंप्लायंसेस को हम लोगों ने खत्म कर दिया है। पहले छोटे छोटे तकनीकी मामलों में, छोटे टेक्निकल मामलों में भी हम व्यापारियों पर केस दर्ज हो जाया करते थे। आज उन नियमों को डीक्रिमिनलाइज भी कर दिया गया है, यह आपको जानकारी होगा। टैक्स सिस्टम आप स्वीकार करेंगे कि ट्रांसपेरेंट, पहले के कंपैरिजन में ट्रांसपेरेंट बना है और जीएसटी ने पूरे देश को एक यूनिफाइड मार्केट बना दिया है। यानी 1 नेशन 1 मार्केट 1 टैक्स। इससे व्यापारी चाहे दरभंगा में हो या दिल्ली में हो या हैदराबाद में हो या हमीरपुर में हो, उसके पास लगभग समान अवसर है। अभी हाल ही में हमने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स को भी मंजूरी दी है। इससे आम लोगों और छोटे व्यापारियों सहित सभी के लिए बिजनेस ऑपरेशन और भी आसान हो गया है। और साथियों, हाल फिलहाल भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 4th लॉजिस्टिक, वन ऑफ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत है। और भारत 2030 तक अनुमान है कि अप्रॉक्सीमेटली $7.3 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की कतार में आकर खड़ा हो जाएगा। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुमान के अनुसार यदि एवरेज ग्रोथ रेट्स को देखा जाए तो 2030 तक परचेजिंग पावर पैरिटी की दृष्टि से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था बनने की राह पर यदि कोई आगे बढ़ चला है तो उस देश का नाम है हमारा और आपका देश भारत। यह सब यदि अगर संभव हुआ है मेरे मित्रों, तो ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी रिफॉर्म्स के कारण ही यह संभव हुआ है। और इन्हीं रिफॉर्म्स के कारण भारत के ट्रेडर्स को अब ग्लोबल लेवल पर पहले से कहीं ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं। सरकार ने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी प्रारंभ की है। मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स ने न केवल लोकल बिजनेसेस को बल दिया है, बल्कि इंडियन प्रोडक्ट्स की
ग्लोबल एक आइडेंटिटी बनाने में भी कामयाबी हासिल की है। 2021 में मोदी जी ने द इंडिया टॉय फेयर 2021 इंडिया टॉय फेयर 2021 में टॉय इंडस्ट्रीज में वोकल फॉर लोकल का आह्वान उन्होंने किया था। आज हम 153 कंट्रीज को भारत में बने खिलौनों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 153 कंट्रीज को हम भारत में बने खिलौनों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल के साथ साथ लोकल फॉर ग्लोबल का भी एक उन्होंने नारा दिया है। लोकल फॉर ग्लोबल का भी उन्होंने आह्वान किया है, यानी भारत का सामान अब दुनिया भर में भेजा जाएगा। साथियों, आज टॉय से लेकर टैंक तक भारत सब कुछ बना रहा है। आज भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ चला है और वह दिन दूर नहीं जब इंडिया फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड, वह दिन दूर नहीं जब इंडिया फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड बनकर उभरेगा। और यह सब मुमकिन होगा क्योंकि यह मुमकिन करने के लिए नीयत साफ चाहिए और जो नीतियां होनी चाहिए वह देश के हित में होनी चाहिए। साथियों, फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल ट्रांजैक्शन ने भी व्यापार को, बिजनेसेस को एक नया डायमेंशन दिया है। यूपीआई, आधार और डिजी लॉकर ने छोटे व्यापारियों को फॉर्मल इकोनॉमी में जुड़ने में काफी हद तक मदद की है। आप सब लोग, अधिकांश लोग व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं, मैं समझता हूं हमारी इस बात से सहमत होंगे। सड़क पर चाय बेचने वाला भी आज डिजिटल पेमेंट लेता है। सड़क पर चाय बेचने वाला भी आज डिजिटल पेमेंट लेता है। वहीं पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को भी सस्ता और आसान कर्ज मिल रहा है। यानी अब फॉर्मल क्रेडिट सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि रेहड़ी पटरी का व्यापार करने वालों को भी यह प्राप्त हो रहा है। साथियों, भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें ट्रेडर्स, एंटरप्रेन्योर्स और व्यापारी सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं। और बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियों में हमारे प्रधानमंत्री ने एक मंत्र दिया है, प्लेटफॉर्म फॉर ऑल, प्रोग्रेस फॉर ऑल। आज हर छोटा व्यापारी आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया अभियान का स्टेक होल्डर बन चुका है। यदि मैं यह कहूं तो यह कहना एग्जैगरेशन नहीं होगा। यही शक्ति हमें 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में ले जाएगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। रक्षा मंत्री होने के नाते मित्रों, मैं कहना चाहूंगा कि डिफेंस सेक्टर में भी भारत सेल्फ रिलायंस की ओर तेजी से कदम आगे बढ़ा चुका है। विदेशों पर हमारी निर्भरता निरंतर कम होती जा रही है और इसी विजन को लेकर आज भारत एक सशक्त और वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री खड़ा कर रहा है। हम अपनी सुरक्षा के लिए बहुत हद तक डिफेंस इंपोर्ट पर पहले निर्भर रहा करते थे, लेकिन आज हालात बदल रहे हैं। अब हर पुर्जे, हर हथियार, हर प्लेटफॉर्म पर गर्व से लिखा जा रहा है, मेड इन इंडिया। साथियों, पिछले महीने में ही हमारी सरकार ने 97 लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, कितने कॉस्टली होते हैं बताने की जरूरत नहीं है, खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के साथ एक समझौता किया है। इन विमानों में 64% से ज्यादा पार्ट्स, इक्विपमेंट्स यदि लगेंगे तो 64% से ज्यादा वो इंडिजिनस होंगे, भारत में बने होंगे, भारत की धरती पर बने होंगे और भारतवासियों के हाथों बने होंगे। कहने का मतलब यह है साथियों, तेजस लड़ाकू विमान हो, आकाश मिसाइल हो, अर्जुन टैंक हो या फिर प्रचंड हेलीकॉप्टर हो, आज हमारी सेनाओं की ताकत भारतीय हाथों में बनी टेक्नोलॉजी से बढ़ रही है। तो अपने देश के नौजवान जितने भी हमारे ऐसे इनोवेटर्स हैं, हमारे स्टार्टअप्स हैं, उनको भी इस अवसर पर मैं बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज के 10 से 11 साल पहले जब हमारी गवर्नमेंट बनी थी, उस समय डिफेंस का एक्सपोर्ट आप जानते हैं कितना था?
अप्रॉक्सीमेटली 600 करोड़। और आज आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा एक्सपोर्ट आज 10-11 वर्षों में 600 करोड़ से बढ़कर मोर देन 24,000 करोड़ तक पहुंच गया है। और मैं आपको डिफेंस मिनिस्टर होने के नाते यकीन दिला रहा हूं, 2029 समाप्त होते होते हमारा एक्सपोर्ट मोर देन 50,000 करोड़ का होगा। साथियों, भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। भारत ने हमेशा कोई एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व को अपनाया है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि अगर हमें अपनी संस्कृति और सभ्यतागत मूल्यों की रक्षा करनी है तो हमारे पास शक्ति भी चाहिए, हमारे पास ताकत भी चाहिए। याद कीजिए, याद दिलाना चाहता हूं कैसे वर्ष 2001 में अफगानिस्तान में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा को तोड़ दिया गया था। इसलिए हमें सीख लेनी चाहिए भामाशाह से। महाराणा प्रताप के संघर्ष के समय उनका साथ देने वाले और स्वधर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ सहर्ष त्यागने वाले भामाशाह किसी धर्म के अनुयायी थे तो जैन धर्म के ही वह अनुयायी थे। जब महाराणा प्रताप के फाइनेंशियल रिसोर्सेस, आर्थिक संसाधन जब खत्म हो गए थे तो उनके पास जीवन जीने के लिए भी रिसोर्सेस नहीं थे महाराणा प्रताप के पास। तब भामाशाह स्वयं चलकर आए थे। महाराणा प्रताप ने भामाशाह को बुलाया नहीं था और उन्होंने अपना समस्त खजाना, अपनी पूरी ट्रेजरी महाराणा प्रताप के चरणों में रख दिया और यह कहा, ऐ राणा, यह सब हमारी मातृभूमि के लिए है, तुम्हें मैं समर्पित करता हूं। वह भी जैन समाज से थे। हमें सीख लेनी चाहिए रानी अबक्का, उनसे भी। वे जैन समाज से आती थी और मिलिट्री साइंस, वार स्ट्रेटजी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और उनमें उनकी कोई बराबरी कर नहीं सकता था। जब पुर्तगालियों ने उल्लाल पर कब्जा करने के लिए कई प्रयास किए तो रानी अबक्का ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए उनके हमले को विफल करने में कामयाबी हासिल की थी। ऐसी बहादुर वह थी। जैसी लोक कथाएं हैं उनके अनुसार रानी अबक्का वह आखिरी व्यक्ति थी जिन्होंने पुर्तगालियों के खिलाफ युद्ध में अग्निबाण का उपयोग किया था। साथियों, इस प्रकार जैन धर्म हमें हर कीमत पर धर्म और देश की रक्षा के लिए सर्वस्व अपना न्यौछावर करने की हमको प्रेरणा देता है। और जब भी भारत की आन बान शान की बात आई है, हमने हमेशा फिर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे 2019 की एयर स्ट्राइक हो, या अभी हाल में 2025 में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, हमने साबित किया है कि जब भी जरूरत होगी हम भारत की एकता और अखंडता के लिए, अपने देश के हर नागरिक की रक्षा के लिए, अपने देश के हर नागरिक की रक्षा के लिए चाहे जिस भी सीमा को लांघना पड़ेगा हम सीमा लांघेंगे, लेकिन अपने देश की रक्षा करेंगे। और मेरे साथियों, पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ था उसके बारे में आप जानते हैं। निर्दोष लोगों को धर्म पूछकर मारा गया था। लेकिन आपने देखा कि हम लोगों ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की तो धर्म पूछकर नहीं मारा। हमने यह नहीं देखा कि किस धर्म को मानने वाले हैं। हमने तो केवल इतना ही देखा कि टेररिस्ट सेंटर्स कहां हैं जिन आतंकवादियों ने हमारे पहलगाम के निर्दोष लोगों को मारा है। हमने उनके ऊपर आक्रमण किया है। हमने वहां के किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अथवा सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट पर कभी आक्रमण नहीं किया। हम चाहते तो यह काम पहले भी कर सकते थे, लेकिन नहीं किया हम लोगों ने। और साथियों, याद रखिए, जब हम अपनी सैन्य शक्ति, अपनी आर्थिक शक्ति बढ़ाने की बात करते हैं तो हमारा मकसद, हमारी कोशिश किसी पर वर्चस्व स्थापित करना नहीं होती है। हमारी शक्ति का उद्देश्य है अपने आदर्शों की रक्षा, अपने धर्म और आस्था की रक्षा और उन मानवीय मूल्यों की रक्षा जो भगवान महावीर की शिक्षाओं में सबसे ऊंचे
सबसे श्रेष्ठ रूप से प्रकट होते हैं। साथियों, न्यायपूर्ण और करुणामयी समाज बनाने के लिए हमें जैन धर्म और भगवान महावीर के दिखाए मूल्यों से सीखना होगा। भगवान महावीर ने जीवन का प्रत्येक क्षण मानवीय कल्याण के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए उन्होंने लगाया। अगर विश्व उनके दिखाए मार्ग का अनुसरण कर पाए तो निश्चित ही मानवता को रोगी बनाने वाली सारी व्याधियों का, सारे रोगों का उपचार हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। साथियों, इन शब्दों के साथ अंत में जीटो द्वारा किए जा रहे सामाजिक और आर्थिक कार्यों की मैं हृदय से भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, सराहना करता हूं तथा इससे वर्तमान और पूर्व से जुड़े हुए सभी लोगों को अपनी हार्दिक बधाई देते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। एक बार बोलिए जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।